नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत ने काबुल से तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास का दर्जा देने का लिया फैसला। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। अफगानिस्तान ने कहा, किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे अपनी धरती का उपयोग। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में मंत्री सुजीत बोस पर कसा ईडी का शिकंजा। कोलकाता और उसके आसपास की जगहों पर छापेमारी जारी। नगर पालिकाओं में नौकरी के बदले नकद घोटाले का मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए कल आरंभ करेंगे 2 बड़ी योजना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से की पीएम के उद्बोधन से जुड़ने की अपील। बिहार में 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर। सीट बंटवारे को लेकर प्रमुख दलों में जारी है मंथन। और दिल्ली टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजी का दमखम। यशस्वी जायसवाल का शतक, सुदर्शन का अर्धशतक। बड़े स्कोर के साथ मजबूती की ओर बढ़ा भारत। और अब विस्तार से समाचार। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारतीय दौरे पर हैं। इस दौरान भारत अफगानिस्तान के बीच विदेश मंत्री स्तर की बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मुझे आज काबुल स्थित भारत के तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के स्तर पर उन्नत करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारे बीच घनिष्ठ सहयोग आपके राष्ट्रीय विकास के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता और लचीलेपन में भी योगदान देता है। इसे और मजबूत करने के लिए मुझे आज काबुल स्थित भारत के तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के स्तर पर उन्नत करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। Is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के साथ विदेश मंत्री स्तर की बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में खनन के अवसरों का पता लगाने के लिए भारतीय कंपनियों को निमंत्रण सराहनीय है। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में हमारी साझा रुचि है। मुझे काबुल और नई दिल्ली के बीच अतिरिक्त उड़ानें शुरू होने की जानकारी पाकर खुशी हो रही है। Interest in boosting trade and commerce. I'm glad to note the commencement of additional flights between Kabul and New Delhi. Our educational and capacity building programs have long nurtured the Afghan youth. We will expand avenues for Afghan students to pursue studies at Indian universities. Sports is another long-standing connection. The emergence of Afghan cricket talent has been truly impressive. India is glad to deepen its support for Afghan cricket. अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। इस दौरान भारत अफगानिस्तान के बीच बैठक हुई। बैठक में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा, मुझे दिल्ली आकर खुशी हो रही है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच पारंपरिक सहयोग बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत और अफगानिस्तान को अपने आपसी संपर्क और आदान प्रदान बढ़ाने चाहिए। आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि हम किसी भी समूह को अपनी जमीन का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ करने की इजाजत नहीं देंगे। I am happy today that I am here in Delhi, and this visit will increase or strengthen the understanding between both countries and open a new chapter between these relations. We hope that Afghanistan and India, on an official level and in different areas, increase their engagements and exchanges. We hope that through talks and dialogue we can increase the level of understanding between us. We always sought good relations with India. We will not allow any group to threaten anyone else or use the territory of Afghanistan against others.
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने आगे कहा कि अफगानिस्तान में हाल ही में आए भूकंप में भारत ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने आगे कहा, अफगानिस्तान भारत को एक घनिष्ठ मित्र मानता है और अफगानिस्तान आपसी सम्मान, व्यापार और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित संबंध चाहता है। आमिर खान मुत्तगी ने कहा कि हम आपसी समझ का एक परामर्शी तंत्र बनाने के लिए तैयार हैं, जो हमारे संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा। The recent earthquake in Kunar, India was the first country to respond in humanitarian assistance, and we would like to show appreciation. Afghanistan looks at India as a close friend. Afghanistan wants relations based on mutual respect and trade and people-to-people, political trade and people-to-people relations. The Islamic Emirate of Afghanistan stands ready to create a mechanism of understanding between two countries, and these consultative mechanisms work towards our relations. प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में 2 अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में राज्य के अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस के कार्यालय सहित 10 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। ये छापे कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में जारी हैं। ईडी की कार्रवाई जिन 2 मामलों में की जा रही है, उनमें से एक नगर पालिकाओं में नौकरी के बदले नकद घोटाले से संबंधित है, जबकि दूसरा बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़ा है। एजेंसी की एक टीम ने उत्तर कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित मंत्री सुजीत बोस के कार्यालय में भी छापेमारी की, जो नगर पालिकाओं में भर्ती अनियमितताओं के मामले से जुड़ा बताया जा रहा है। ममता बनर्जी के विवादित बयान से नया तूफान खड़ा हो गया है। भाजपा नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख पश्चिम बंगाल में भाजपा के सह प्रभारी अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, राजनीतिक और संवैधानिक शिष्टाचार की सीमाएं लांघते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय नमना से बेहद विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में एसआईआर कराया गया तो दंगे भड़क सकते हैं, कई अन्य बातें हो सकती हैं। ममता बनर्जी ने दिल्ली में बैठे कथित मीर जाफर की मौत की कामना तक कर डाली। उन्होंने केंद्र सरकार की संस्थाओं पर भी निशाना साधते हुए उनकी साख पर सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस अब केवल अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के वोटों पर निर्भर है। ममता बनर्जी को पता है कि अगर पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची बन गई तो कोई भी सच्चा भारतीय मतदाता तृणमूल को वोट नहीं करेगा। भाजपा नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि शायद ममता डर रही हैं कि उन्होंने बांग्लादेश से जिन लोगों को यहां लाकर मतदाता बनाया है वे भी छट जाएंगे। जो ओरिजिनल वोटर है, यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, उनका नाम क्यों बात जाए, लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं उनका तो नाम बात जाना ही है और इसीलिए एसआईआर हो रहा है। और निश्चित जान लीजिए उसके साथ साथ जो और फर्जी वोटर है, दूसरी जगह नाम है, यहाँ भी है, डबल है, किसी का डेथ हो गया उसका नाम है, इस सब तो छटाई होना, ये तो सिस्टम है। और इसीलिए एसआईआर हो रही है। डर क्यों रहे हैं आप? हर 20-25 साल में होता है और एक प्रोसीड्योर हो रहा है, लेकिन आपको डर है कि आपने जो बांग्लादेश से बुला कर लोगों को वोटर बनाया यहाँ, ये भी छट जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साझेदारी और मजबूत हो रही है, जो कि संयुक्त अनुसंधान, विकास, नवाचार, सृजन और उत्पादन पर आधारित है। Our governmental frameworks are robust and getting further strengthened. On the people's front, we have a big Indian diaspora here in Australia, which is complemented by a good Australian presence in India. And yet, our defense industrial partnership, based on joint research and development, innovation, co-creation, and co-production, still has an untapped potential. राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत संरचनात्मक सुधारों की परिवर्तनकारी यात्रा पर है, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, जो विश्व स्तर पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था भी है। India is on a transformative journey of structural reforms, particularly in manufacturing, propelling our growth trajectory. Friends, propelled by a concerted effort, India is today globally the 4th largest economy.
India economy has been consistently posting above 6.5% growth rate annually. As regards Indian defense industry, India's defense production touched rupees 1.51 lakhs crore, which is approximately $18 billion US dollars last financial year. इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिडनी स्थित HMAS काबुल का दौरा किया, जो कि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का एक प्रमुख बेस और हॉट पॉइंट्स है। ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील ने उनका स्वागत किया। वहीं राजनाथ सिंह ने फ्लीट बेस ईस्ट का जल दौरा भी किया और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक अभियानों और समुद्री तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में सुशासन और अभिलेख 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में अलग अलग मंत्रालयों के ऐतिहासिक दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के मिसाइल मैन से राष्ट्रपति बनने की कहानी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन यात्रा से जुड़े दस्तावेजों को भी प्रदर्शित किया गया है। इनमें 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण और 1999 के कारगिल विजय को खासतौर पर दर्शाया गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज देश जिस तेज गति से बदलाव के रास्ते पर अग्रसर है, ऐसे में इस प्रदर्शनी का आयोजन काफी महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्र की प्रगति उसके अभिलेखों में संचित अनुभवों, विभिन्न लिए गए निर्णयों के प्रभाव, उनकी उत्पादकता या उनके योगदान और उनके द्वारा रची गई स्मृतियों के आधार पर होती है। जब हम सुशासन की बात करते हैं तो सुशासन केवल प्रशासनिक दक्षता की बात करना मात्र नहीं होता, अपितु हम एक ऐसी शासन व्यवस्था की बात करते हैं जो शासन व्यवस्था जनहितकारी हो, पारदर्शी हो, उत्तरदायी हो और सहभागिता आधारित होने के साथ साथ में निष्पक्ष भी हो। 243 विधानसभा सीट पर होने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। आज पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी हो गई। यानी आज से 6 नवंबर को होने वाली पहले चरण की वोटिंग के लिए सभी दल के प्रत्याशी नामांकन भर सकेंगे। 6 नवंबर को 121 सीट पर वोटिंग होगी। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। छुट्टी वाले दिन जमा नहीं होंगे नामांकन पत्र। 6 नवंबर को पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय में वोटिंग होगी। इसके अलावा 6 नवंबर को लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर, भोजपुर में मतदान होंगे। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदाता परिचय पत्र के अलावा अब आप 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों की सूची में आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड को शामिल किया है। इसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक, सार्वजनिक कंपनियों का पहचान पत्र, सांसद, विधायक, MLC का आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का विशेष पहचान पत्र और अन्य निर्देशन दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदान किया जा सकता है। इसके लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग के इस कदम से मतदाताओं को सुविधा मिलेगी और वे बिना किसी परेशानी के मतदान कर सकेंगे। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है। भाजपा नेता नित्यानंद राय और LJP-R के अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच मुलाकात हुई, जिसके बाद चिराग पासवान ने मीडिया से कहा कि चर्चा सकारात्मक रूप से चल रही है और फैसला अब अपने अंतिम चरण में है। सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से
हुई है, हो रही है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने राजद नेता तेजस्वी यादव की घोषणा को चुनावी स्टंट बताया। अशोक चौधरी ने कहा कि प्रदेश के लोगों को पता है कि नीतीश कुमार स्थिर और व्यवस्थित सरकार चलाते हैं। सिर्फ नौकरी के बदौलत तेजस्वी यादव सनसनी फैलाने का काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। ये सब चुनावी जिसको बोलते हैं जिसको है बुलबुला है, लेकिन आरजेडी के लोगों के प्रति क्या प्रदेश में भाव है और वो लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। ये सब जो बातें कहा जा रहा है कि हम हर घर में देंगे जिसमें बेरोजगारी नहीं है वहाँ रोजगार क्रिएट करेंगे, सब मतलब चुनावी जिसको बोलो स्टंट है ये सब। बट है कि प्रदेश के लोगों को ये पता है कि नीतीश कुमार इज ए स्टेबल पर्सन, ही डज अ स्टेबल सरकार चलाते हैं और एक सिस्टमैटिक सरकार चलाते हैं। सिर्फ नौकरी के बदौलत ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम एक सनसनी फैलाने के काम करें कि हम नौकरी देंगे। आई डोंट थिंक सो कि जनता जो है इसको एक्सेप्ट करेगी। राजद नेता शक्ति सिंह ने तेजस्वी यादव की चुनावी घोषणा पर कहा कि ये तेजस्वी यादव का प्रण है कि जो परिवार बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देंगे। सकता है जिसके अंदर बिहार का दर्द छुपा हुआ है, हालातों को गंभीरता से जो देखता है, वो दर्द तेजस्वी जी के अंदर है। जब 20 में उन्होंने 10 लाख नौकरी की बात की थी तो 5 लाख नौकरी दिया, भी पक्की नौकरी दी। बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा एक याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से गलत जानकारी वाला हलफनामा प्रस्तुत करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। इस पर अब बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि फर्जी नैरेटिव फैलाना कांग्रेस की पुरानी आदत बन चुकी है। एसआईआर मामले में प्रशांत भूषण ने फेक एफिडेविट पेश किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ लगाई और कहा कि ये एफिडेविट दे रहे हो, जब नाम पूछे जाते कि किसके नाम कटे हैं तो आप झूठे नाम देते, और अगर पहला एफिडेविट ही फेक है तो बाकी की क्या विश्वसनीयता है। पर पूरे देश में माहौल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बनाना है, झूठे आरोप लगाना है। महाराष्ट्र में आरोप लगाए, खारिज हो गए, और जब सुप्रीम कोर्ट इस नैरेटिव को ध्वस्त करता है तब विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। ईवीएम पर भी ये फेक नैरेटिव बनाते थे, वो भी ध्वस्त हो गया। बिहार के अंतिम मतदाता सूची की खामियों को दूर करने के लिए सभी 38 जिलों में अभी तक कोई अपील नहीं की गई है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलावार सूची एक्स पर साझा करते हुए बताया कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के दौरान सभी 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने और हटाने के संबंध में कल 9 अक्टूबर तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई अपील नहीं मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे देश के किसानों के लिए 2 बड़ी योजनाएं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की सौगात देने जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूरदर्शन के माध्यम से देश के सभी किसानों से पीएम मोदी के इस उद्बोधन के साथ जुड़ने की अपील की है। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, दूरदर्शन के माध्यम से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ये 2 महत्वपूर्ण मिशन, आत्मनिर्भरता के लिए दलहन मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, 11 अक्टूबर को 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे। और प्रधानमंत्री से किसानों को सीधा जोड़ने के लिए हमने तय किया है कि हर राज्य में एक राज्य स्तर का कार्यक्रम होगा, जिले में जिले स्तर पर कार्यक्रम होगा, ब्लॉक में कार्यक्रम होगा, और हमारी कोशिश यह है कि पंचायत में भी किसान भाई बैठ के प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुने, उस समय उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। इसके अलावा सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान बैठकर कार्यक्रम सुन सकते हैं। आईसीआर के 113 संस्थानों में भी कार्यक्रम संपन्न होगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। हमारे
कृषि समृद्धि केंद्र सहकारिता विभाग के वहाँ भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में कार्यक्रमों का आयोजन होगा, मंडियां भी कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। कहीं ना कहीं बैठकर इस कार्यक्रम को जरूर सुने। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम में उद्बोधन आपको कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए, बेहतर कृषि करने के लिए नई प्रेरणा और नई ऊर्जा देगा। और इनमें से भी अगर किसी स्थान पर ना पहुंच सके तो ऑनलाइन, टीवी पर या अपने मोबाइल पर जरूर प्रधानमंत्री जी से जुड़ें। और अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। नीति आयोग ने कर सुधारों पर नई रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की कर प्रणाली को कम दंडात्मक और ज्यादा भरोसेमंद बनाना चाहिए और कई छोटे मोटे उल्लंघनों को अपराध मानने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए आयकर कानून में अभी 35 अपराध हैं जिनमें कड़ी सजा का प्रावधान है। नीति आयोग ने सिफारिश की है कि सिर्फ 6 गंभीर अपराधों में ही जेल योग्य सजा रहे और न्यूनतम सजा की अनिवार्यता खत्म की जाए। नीति आयोग सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि रिपोर्ट का मकसद सरकार और करदाताओं के बीच भरोसा बढ़ाना है। After all the 35 sections, it has said only 6 sections need to be retained fully. That is what it says. And what are the reasons? Because these sections directly are related to either willful default or willful tax evasion and willful falsification. I am deliberately going out of my way to falsify records. So these 6 sections should be retained. That's probably the only way that category of offences can be handled. There are about 17 in between which have a marginal effect. Unless you prove a willful intent, that is malafide or fraudulent in nature, the criminality should not be there. So whose responsibility is it to fix that it is fraudulent and that it is malafide? It is of the government authorities. बेंगलुरु में MSME मार्केटिंग कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव का मकसद छोटे उद्योगों को डिजिटल मार्केटिंग और नए बाजारों तक पहुंच के लिए जागरूक करना है। मुख्य अतिथि के तौर पर MSME मंत्रालय की राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि देश के विकास में MSME का योगदान बहुत है। विकसित भारत के लिए हमें इन पर भरोसा करना चाहिए। इस मौके पर मंत्रालय के अन्य अधिकारी और NSIC के प्रमुख भी शामिल हुए। स्किल्ड लेबरर्स हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या है। स्किल्ड वर्कर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग से हम खोला। पहली बार हमारा सरकार में स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुआ। हमारा टारगेट है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना। विकसित भारत बनाने के लिए MSMEs आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर इनटू ऑल सेक्टर्स। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 आयोजन में जियो भारत के प्रेसिडेंट भी शिरकत करते नजर आए और हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा से बातचीत में उन्होंने बताया कि जियो कैसे आम नागरिकों के लिए सेफ्टी फीचर्स को भी ऐड कर रहा है। जियो भारत ने इस बार सेफ्टी शील्ड और व्हाइट लिस्ट का फीचर जोड़ा है, जिससे बच्चों से लेकर बड़ों तक को फ्रॉड और अनचाहे कंटेंट से बचाया जा सकेगा। फास्टेस्ट नेटवर्क की बात आती है तो जियो उसमें सबसे ज़्यादा अग्रणी नज़र आता है और इसी पर ख़ास बातचीत करने के लिए मेरे साथ सुनील दत्त जी मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं जियो के।
सर, क्या कुछ इस बार नया इंट्रोड्यूस आप कर रहे हैं? जियो भारत को अगर देखा जाए तो क्या कुछ वृद्धि विकास की तरफ आप बढ़ा रहे हैं? अपने जो कस्टमर्स के लिए, जो कि अपने परिवार वालों के लिए या अपने चाहने वालों के लिए जो चिंतित रहते हैं कि जिस तरह से परिवार में बच्चे होते हैं, परिवार में हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे माँ बाप, हमारी बहनें होती हैं जो कि कभी काम पे जाती हैं, वहाँ से वापस आती हैं, हम लोग उनके बारे में चिंतित रहते हैं कि वो सुरक्षित हैं, वो जहाँ पे हैं, जहाँ पे उनको जाना था उधर ही हैं, वो सब ठीक ठाक हैं। तो हमने इस फ़ोन के अंदर इस बारी हमने पहली बारी जियो भारत विद सेफ्टी शील्ड हमने लॉन्च किया है। ये पहली बारी है कि हमने इस तरह से एक सेफ्टी शील्ड लॉन्च किया है इस फ़ोन के अंदर। पहले ये सब जो सुविधाएं होती हैं नॉर्मली स्मार्टफोन्स के अंदर मिलती हैं, बड़े स्क्रीन वाले, मगर ये जियो भारत फ़ोन के अंदर पहली बार ये सुविधा है। आप इस फ़ोन के अंदर 5, 6, 10 नंबर जितने डालना चाहते हैं उतने नंबर को आप वाइट लिस्ट कर देंगे। इस फ़ोन में उनके पास जियो शील्ड के द्वारा सिर्फ उन्हीं नंबरों से कॉल आएगा और उन्हीं नंबरों को कॉल जाएगा, सिर्फ उन्हीं नंबरों से मैसेज आएगा, उन्हीं नंबरों पे मैसेज जाएगा। तो कोई अनवांटेड उनके लिए जो डिस्ट्रैक्शन होती है वो नहीं रहेगी। बच्चे स्कूल में होते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि ये ऐप्स यूज़ नहीं करें, टीवी मत देखें, ये मत देखें, तो आप वो ऐप्स को भी आप छुपा सकते हैं, उनको हाइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, साफ तौर पर सुनील दत्त जी हैं जो बता रहे हैं कि क्या कुछ सुविधाएं इस बार जियो दे रहा है सिक्योरिटी सुरक्षा के लिहाज से। कैमरा पर्सन विश्वबंधु के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज़। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।